वेलकम टू एएस एवं ग्रुप। सभी बच्चों का स्वागत है एएस एवं ग्रुप में। मैं महेश अपने चैनल पर लेकर आया हूँ गेट प्लस एसएससी जेई प्लस ईएस की क्लासेस। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए एसएससी जेई की क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट है, गेट की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लेक्चर शूट हो रहा है ये बेसिकली गेट वालों के लिए है, लेकिन जो बच्चे एसएससी दे रहे हैं उनके लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एसएससी पूछता है, हर बार पूछता है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये हमारा सेशन शेयर जरूर करा करें, ठीक है। और किसी को डाउट आया करे तो या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमें डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैस इक्वेशन। तो जो सबसे पहले गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो बात कर रहे हैं किसकी, गैस इक्वेशन की। द गैस इक्वेशन इन 1662 रॉबर्ट बॉयल इंग्लिशमैन ऑब्जर्व, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसने, रॉबर्ट बॉयल ने ऑब्जर्व किया द वैक्यूम चैम्बर, एक वैक्यूम चैम्बर बनाया था। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, एक्सपेरिमेंट किया कि प्रेशर जो है इनवर्सनली है किसके, 1/V के है। इक्वेशन फर्स्ट बोल दी। फिर उसके बाद 1802 में जूल चार्ल्स एंड गेलुसाक आए, फ्रेंचमैन थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लो प्रेशर पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, लो प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। उन्होंने कहा था कि P इज प्रोपोर्शनली T। क्या कहा था, P इज प्रोपोर्शनली T। तो इक्वेशन मेरी सेकंड बन गई। जब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज किया गया, इक्वेशन दोनों को मर्ज किया गया, तो मेरे पास ये बना, जब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर लो बेटा, ठीक है, मर्ज करने के बाद मेरे पास बना P इज प्रोपोर्शनली T अपॉन V। क्या बना, T अपॉन V। ठीक है, जब हमने प्रोपोर्शनली हटाया तो P इज प्रोपोर्शनली जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R, जो होगा T अपॉन V। यहां तक बात क्लियर हुई, तो इसको अरेंज कर लीजिए। पी वी इज इक्वल टू आर टी। और बेटा ध्यान रखिएगा आर इज इक्वल टू, ये मेरा गैस कांस्टेंट है। क्या है, गैस कांस्टेंट है। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। तो जो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी मेरा बना, क्या बना, सॉरी एम नहीं है यहाँ पर, अभी एम को हम 1 मान के चल रहे हैं। तो अभी मेरा हमने बोला आर इंटू टी, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं, इसको हमने क्या करा, जो पी वी इक्वल टू क्या था, आर टी था, इसको हमने पी वी अपॉन टी इजिकल टू आर, ठीक है। और आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे P1 V1 यहीं से जन्म हुआ था, P1 V1 T1 इजिकल टू P2 V2 T2। इसको बोलते हैं बेटा गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन, जो कि गैस में यूज होगी, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो बोलो। दूसरी बात, अगर मुझे किसी का आर निकालना है तो फार्मूला रहेगा आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलिए।
यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने। अगर मैं आर की डायमेंशन और उसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? आर हमारे पास क्या लिखा था? आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी। तो पी क्या होता है? न्यूटन। एफ अपॉन एरिया होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर का क्यूब। और ये क्या हो गया? केल्विन। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर m यहां ले लेते हैं पी एम आर टी, तो m यहां हो जाएगा। सॉरी, इसको m को अभी यहां से हटाओ 2 मिनट के लिए और इसको यहां ले। क्या इसको यहां से हटाओ? क्या? चलिए, अगर मैं इसको m यहां ले लेता हूं, अभी हम m1 मान के चल रहे थे, ठीक है? तो m क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केजी इंटू कैल्विन। तो कैल्विन का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको k को लिखते हैं हम थीटा से, ठीक है? कैल्विन को हम लिखते हैं थीटा से। तो क्या बन गया मेरा? न्यूटन इंटू ए से एक, क्या बचा ऊपर? न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई केजी इंटू कैल्विन, या कह सकते हो जूल पर केजी कैल्विन। ये मेरी बात क्लियर हुई? डायमेंशन निकाल दो इसकी। जूल की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू इंटू, और क्या लिखेंगे? न्यूटन। फोर्स की डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू और इंटू एल डिवाइड बाई एम इंटू थीटा, ठीक है? इतनी बात ली। एम से एम काट दो, ठीक है? तो यहां बचा मेरे पास एल स्क्वायर टी माइनस टू और थीटा की पावर माइनस के। तो इसका ये फार्मूला बन गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहां तक नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करते चलिए। हो गया सभी लोगों का? चलिए, नेक्स्ट है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ का था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल परफेक्ट गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वो कह रहा है परफेक्ट गैस के सेम मॉलिक्यूल जगह घेरेंगे, सेम कंडीशन हो, उसका सेम टेम्परेचर और प्रेशर, कुछ चेंज ना हो। या लिख सकते हो इक्वल वॉल्यूम, या कह सकते हो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए डिफरेंट गैस एट टेम्परेचर। सभी गैस इक्वल वॉल्यूम घेरेंगी, अलग अलग गैसेस किस पर? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सब सेम होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, ये स्टेटमेंट बेटा ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। एसएससी ने ये स्टेटमेंट बहुत पूछा है, ये स्टेटमेंट ही पूछा है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ये पूछ सकते हैं, सभी पूर्ण गैसों का आणविक भार समान समान तापमान और दबाव की स्थिति में समान वॉल्यूम मतलब आयतन को ग्रहण करता है। मतलब समान ताप और दाब पर सभी गैसें समान मॉलिक्यूल्स होंगे और समान आयतन घेरेंगी। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, मतलब समझते हैं क्या होता है। कि हमने बोला कि एक गैस मेरे पास V1 है, या V1 मेरे पास वॉल्यूम है एक गैस मेरे पास, और उसी का मेरे पास N1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? ऐसे मेरे पास V2 दूसरा वॉल्यूम है और उसी का वॉल्यूम दूसरा मॉलिक्यूल्स है। तो हमने बोला कि V अपॉन V इज प्रोपोर्शनली N, समान ताप दाब पर समान वॉल्यूम घेरेंगे और समान क्या हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख लीजिए। इसको यहीं से हल्का सा हटाइए और यहाँ ऐसे लिखिए। देखिए, V अपॉन N इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 अपॉन N1
इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। हमने बोला कंडीशन हमारे पास क्या थी, कंडीशन अवोगाद्रो ने की कि टेम्परेचर कैसा है, समान है, तो T1 बराबर T2। तो जब टेम्परेचर बराबर है तो P1 बराबर P2। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, N1 बराबर N2, N1 बराबर N2 फॉर टू डिफरेंट गैसेस के लिए। इतनी मेरी बात क्लियर हुई। अब हम यहां लिखेंगे फॉर, कलर चेंज कर ले, फॉर डिफरेंट गैसेस। क्या है, डिफरेंट गैसेस हैं। तो एक फार्मूला हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और स्मॉल m जो है वो kg है, मतलब मास है सिंपल। तो इसको ऐसे लिख लें, m n इंटू m। कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, m1 इंटू m1, इक्वेशन एक हो गई। दूसरी इक्वेशन ऐसे लिख दो, क्या हो गई, m2 बराबर n इंटू m2, इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब फ्लूइड की क्लास हुई थी, डेंसिटी क्या होती है, वो होती है m अपॉन v। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, m1 O1 इंटू v। ऐसी दूसरी गैस के लिए क्या हो जाएगा, O2 इंटू v। ये इक्वेशन तीसरी बोल दो, ये इक्वेशन चौथी बोल दो। ठीक है, हमने क्या किया, 3/4 किया। जब 3/4 किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा ρ1 b डिवाइड बाई ρ2 b इज इक्वल टू, और m1 डिवाइड बाई m2। ठीक है, तो v से तो v कट जाएगा, तो क्या बचा, ρ1 डिवाइड बाई ρ2। ठीक है, और m1 का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, m1 क्या था, m1 था n m1, और ये n m2। इतनी बात क्लियर हुई। n से n काट दो, तो डेंसिटी ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। यहां तक किसी को दिक्कत हुई तो बोलो। तो यहां लिखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस आर प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पहले ये बोलो। ठीक है, चल। अब जो एवोगाद्रो का नंबर लिया गया था, एवोगाद्रो जो नंबर था, एवोगाद्रो का जो नंबर लिया गया था वो वैल्यू थी 6 वो नंबर था 6.0225 इंटू 10⁻23 पर ग्राम मोल। क्या थी, 6.0225 10⁻³ पर ग्राम मोल। ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई थी, ये कहां से आई थी ये जो कैलकुलेट आई थी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन से ली गई थी। इज 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस
डिनोटेड बाय कैपिटल एम। यहाँ तक क्लियर हो सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। चलिए इतना नोट करिए बेटा सभी को, यहाँ तक नोट करके चलिए। एसएससी आपसे सिर्फ स्टेटमेंट पूछेगा, इसके आगे नहीं पूछेगा, इसके आगे गेट वालों से पूछेगा, ठीक है? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट आते हैं डाल्टन लॉ पर। डाल्टन लॉ क्या था? डाल्टन लॉ कहता है वी टेक सम नॉन रिएक्टिंग गैस इन ए क्लोज चैम्बर। कुछ हमने नॉन रिएक्टिंग गैस ली, कैसे ली? नॉन रिएक्टिंग गैस ली और चैम्बर कैसा था? बिल्कुल क्लोज था। टोटल प्रेशर exerted by the gas same will be the sum of partial gases of individual। मतलब जो गैस पार्शियल प्रेशर जो होगा वो टोटल सभी गैसों के बराबर होगा। मेरी बात क्लियर हुई? जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। चलिए बात करते हैं कि अगर मेरे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर कोई डिफरेंट गैस भरी हुई है, मैंने थर्मोमीटर लगा दिया, इसका टेम्परेचर और प्रेशर मेजरमेंट करूंगा मैं यहां से। यहाँ पर N1 A1 B1, A1 मतलब आग होगा तो प्लस कोई दूसरी गैस भरी हुई है N2, वॉल्यूम सबका सेम रहेगा V2 और E2, और यहाँ पर भी मैंने थर्मोमीटर लगा दिया है, ठीक है, T2 और ये P2 रहेगा। ऐसे ही और बहुत सारी गैसेस होंगी N3 A3 और V, यहाँ पे भी थर्मोमीटर लगा देंगे तो T3 और P3, ठीक है। जो टोटल प्रेशर बोला गया है, जब P जो टोटल है, P जो टोटल प्रेशर है वो सभी गैसों के बराबर होगा, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, टोटल प्रेशर ये क्या है? सब पार्शियल प्रेशर के बराबर। लिख देना P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अगर आप लिखना चाहो तो इसकी एक डेफिनेशन और है, अगर लिखना चाहो तो एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं यहां पर। पार्शियल प्रेशर state is mixture non reacting gas। नॉन रिएक्टिंग का मतलब जो आपस में रिएक्शन ना कर रही हो, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैस। टोटल प्रेशर exerted is equal to sum of partial pressure of इंडिविजुअल गैसेस। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। यही बात क्लियर हुई? मतलब जो टोटल प्रेशर होगा उन सभी पार्शियल प्रेशर के गैस के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रेशर क्या हो? सबका सम हो, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के
टोटल प्रेशर उन पार्शियल सभी गैसों के प्रेशर के बराबर हो, ये डाल्टन ने कहा। चलिए यहां तक नोट करिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वांडरवाल इक्वेशंस। तो बेटा वांडरवाल इक्वेशन जो है सभी लोग जानते हैं, ये पीवी इज इक्वल टू एम आर टी का इंप्लीमेंट है। इसी को एम आर टी को इंप्लीमेंट करके बनाई गई थी वांडरवाल इक्वेशन। तो ये क्या बन गई थी, पी ए अपॉन वी स्क्वायर पी माइनस के वी इज इक्वल टू आर टी। तो ये कहलाती है वांडरवाल इक्वेशन। इसके कुछ अजम्पशन बोले गए थे। तो अजम्पशन बोले गए थे, पहले किसी को चीज को प्रूव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन मानते हैं। तो उन्होंने कहा कोलाइजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वन टू अनदर विद अ वॉल ऑफ कंटिन्यूस परफेक्ट इलास्टिक। मतलब अगर कोलाइजन हो रहा है विद द वॉल, किसी दीवार के साथ जो कंटेनर की दीवार है, एंड कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, पर इसमें क्या होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंटेनर में आपकी कोई मॉलिक्यूल टकराया और उसने अपनी शेप चेंज की या लॉसेस किया। तो ये जब टकराएगा तो इन दोनों जब टकराव होगा तो वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट इलास्टिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड attraction between particle of gas they are in state continuous motion। मतलब जो भी अट्रैक्शन होगा तो उनके बीच क्या होगा, कंटिन्यूस मोशन होना चाहिए। ऐसा ना हो एक के चलने के बाद दूसरा रुक जाए, क्या हो, एक के चलने के बाद दूसरा रुक जाए, कंटिन्यूस मोशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेक्ट। मतलब अगर मेरी गैस ने वॉल्यूम कुछ ऑक्युपाई किया हुआ है तो हम उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। किसके कंपेयर में, वॉल्यूम ऑफ द गैस। इतनी बात क्लियर हुई। चल अब आगे चलते हैं। अब वांडरवाल की जो कुछ चीजें थी अब हम जानते हैं कि डेरिवेशन थी। आप जैसे हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे या सारी चीजें देख रहे थे, उसमें हम कुछ चीजें कर रहे थे। ठीक है, तो अब आप इसमें हम कुछ डेरिवेशन चलेंगे। चलिए करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे जनरल स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो यहां से हम सारी चीजें निकालेंगे किसके साथ, वांडरवाल इक्वेशन के साथ। चलिए, तो हमको पता था P इज इक्वल टू वांडरवाल क्या थी, ए अपॉन वी स्क्वायर, इधर क्या था V माइनस के V इज इक्वल टू R इंटू टी। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, अब ये V माइनस टी क्या होता है ये अभी हम क्लियर करते हैं आपको। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करिए। ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलिए अब हम ये बात करते हैं, ये जो ए अपॉन वी स्क्वायर है इसको बोलते हैं मॉलिकुलर अट्रैक्शन। इतने हिस्से को बोलते हैं मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इतनी बात क्लियर हुई, या कह सकते हो पॉइजन फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो बी लिया गया है, ये बी लिया गया है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट मास। मतलब वॉल्यूम जब गैस ने वॉल्यूम घेरा है तो कैसा है, यूनिटी है। ठीक है, ये दो चीजों को बोला गया था और एसएससी ने पूछा है कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में पूछ लिया है। ठीक है,
उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है, इसकी यूनिट भी बहुत ज्यादा पूछता है, यूनिट है इसके बारे में ये सब पूछता है, तो इसकी यूनिट भी हम निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि मैं कह दे रहा हूं कि मेरी कंडीशन है आइसोथर्मल कंडीशन, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वंडरवाल क्या थी हमारे पास, T प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस के वी इज इक्वल टू आर टी। तो हमने कंडीशन क्या ली, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये खत्म हो गया, ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये क्या हो गया, ये जीरो के बराबर हो गई सारी इक्वेशन। तो एक बार हम v माइनस वी बराबर जीरो रख दें, कोई दिक्कत, ठीक है। और एक बार हम p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर जीरो रख दें। किसी को यहाँ तक दिक्कत, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम पहले बात करते हैं, p निकालते हैं, यहां से क्या निकालते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं। तो v तो सिंपल ही हो जाएगा, अगर हम निकालें तो v की जो वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा, एक तो लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर मोल, भाई मोल की बात कर रहे हैं, पर मोल, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर मोल इनवर्स। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं लीटर में, लीटर भी क्या होता है बाद में वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर इनटू मोल इनवर्स। यहां तक एक तो फॉर्मूला एसएससी ने ये पूछा है, ठीक है। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात करते हैं। अब यहां से हमें ए निकालना है, तो P इजिकल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। तो ए निकालना है तो P इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। P क्या होता है, P होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब में, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर की पावर 6। मेरी बात क्लियर हुई, इससे ये काट दो, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो ए की वैल्यू ये बचेगी न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। एक बार एसएससी ने ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको चेंज कर लो F बराबर एम ए से, F बराबर एम ए से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं केजी, और एक्सलेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ए का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, इस क्या हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई लीटर की पावर 4। तो एक मेरा फॉर्मूला बन गया बेटा, ए इज इक्वल टू के जी इंटू मीटर की पावर 5 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया, ठीक है, एक फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया, ठीक है, और एक फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया, एक फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया। और ये सब एसएससी पूछ चुका है बेटा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिएगा, एसएससी ये सब पूछ चुका है, ठीक है। अगर इसका कोई एक फॉर्मूला और बन सकता है, किसका, मैं ए और बी के दोनों बना देता हूं, क्योंकि ये बहुत पूछे जा चुके हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, अगर ए का फॉर्मूला एक ऐसा ही बन जाएगा, अगर एटमॉस्फेरिक लीटर का स्क्वायर इंटू मोल की पावर माइनस का, और बी का इस तरीके से बी का बन जाएगा लीटर मोल, ठीक है। तो हम पहली बात कर सकते हैं, कर चुके हैं, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो, हो गया। कितना नोट कर लिए पहले, फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लिए फिर आगे चलते हैं।
अब इसका एक डेरिवेशन देखते हैं, हम बोलते हैं 1/3 2/3, ये हमने कई बार यूज की है लैंग्वेज, ठीक है, हमने कई बार यूज की है लैंग्वेज किसके लिए, वन डबल के लिए। तो वो लैंग्वेज है क्या, इनको कैसे यूज करेंगे, चलिए अब हम बात करते हैं वन डबल इक्वेशंस की। तो मेरे पास फॉर्मूला था p प्लस a अपॉन v स्क्वायर और v माइनस के v इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। इक्वेशन हमने फर्स्ट बोल दी थी इसको। अब मुझे यहाँ से p के वैल्यू निकाली, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके माइनस में चला जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आर टी डिवाइड बाई v माइनस के v माइनस a अपॉन v स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ से एलसीएम ले लो बेटा, क्या ले लो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा v माइनस के v और v स्क्वायर, एक एलसीएम नहीं आएगा, और ऊपर क्या बचेगा आर टी, v से v कट गया, क्या बचेगा आर टी v स्क्वायर माइनस क्या बचेगा a, ये से ये कट गया, क्या बचेगा v माइनस का v, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतने फॉर्मूला निकल गया। अब इसको जो नीचे दी हुई वैल्यू इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दो, तो p इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी डिवाइड बाई, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर है एक वी, तो वी क्यूब हो जाएगा, वी क्यूब माइनस वी वी स्क्वायर, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई। इसको इसके मल्टीप्लाई में ले जाओ पी के, तो क्या हो जाएगा पी वी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर, पी और लिख लो साथ में, और इधर ये माइनस आ जाएगा, माइनस आर टी वी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए बी बराबर 0। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, पी वी क्यू, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, वी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा पी वी प्लस आर टी प्लस ए बी माइनस ए बी बराबर 0। इतनी बात क्लियर हुई। तो इस इक्वेशन को एसएससी ने पूछा, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये जो इक्वेशन आई है इसी को बोलते हैं दिस इक्वेशन हैज 3 रूट ऑफ आइडेंटिकल क्रिटिकल पॉइंट। बहुत बढ़िया। या फिर सिंपल, ज्यादा बात ना करते हो सिंपल लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन भी बोल देते हैं। ये दोनों पूछ चुके हैं बेटा, एसएससी भी पूछ चुका है, आपका गेट भी पूछ चुका है, ठीक है। अभी इक्वेशन निकाली थी हमने, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है। इसका 2 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट। तो जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी t इक्वल्स टू आर टी वी माइनस के वी और माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे लिख लो, अब इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा t अपॉन डेल्टा v, ठीक है। और जो t है वो t क्रिटिकल हो जाएगा। चलिए क्या बचा, ये ऊपर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस नीचे उतार लेंगे, तो माइनस का r टी सी डिवाइड बाई वी वी सी हो जाएगा, माइनस v का होल स्क्वायर, और क्या बचा माइनस का 2a
डिवाइड बाई बी सी का क्यूब। इक्वेशन दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, जो उन्होंने लिखा है डेल्टा पी डिवाइड बाई, या सिंपल इसको ऐसे ही रहने दो, इसको जरा हटाओ यहाँ से भाई, इसको हटा दो, हटाओ यहाँ, ठीक है। ये जो इक्वेशन, ये जो वैल्यू आई थी यहाँ, जो स्लोप आया था, इसमें क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ठीक है। ये इसको बोलेंगे स्लोप, लेकिन इसको बोलेंगे जीरो स्लोप। ध्यान रखिएगा, पूछा एसएससी ने, क्या बोलेंगे इसको, जीरो स्लोप। अब ये जो इक्वेशन आई है, इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसी इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट अब इक्वेशन किसके, विद रिस्पेक्ट टू बी के। चलिए कर देते हैं। जब ये जीरो रख दिया, स्लोप जीरो हो गया, तो ये हो गया इसको एक बार और कर लो, इसको डिफरेंशिएट मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, इसको जीरो रख दो, स्लोप को हम जीरो पुट कर देते हैं, इसको हटा दो, इसको जीरो पुट कर दो, सिंपल स्लोप को जीरो पुट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्यूशन लेने में। चलो इसको जीरो रख दिया, तो हमारे पास ये जब जीरो आ गया, ये बचा माइनस का आर टी सी डिवाइड बाई बी सी माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन बी सी का क्यूब, ठीक है। तो क्या बचेगा, आर टी सी डिवाइड बाई बी सी माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर टू ए डिवाइड बाई बी सी का क्यूब, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से आर टी सी की निकालते हैं, आर टी सी, तो ये सारा इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, टू ए बी सी का क्यूब, और ये क्या हो गया, बी सी माइनस वी का होल स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन, मैंने ए बोल दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए अब इसी इक्वेशन को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, लिख देंगे इक्वेशन 3 अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो जब दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर टी अपॉन डेल्टा वी स्क्वायर, और टी क्या हो जाएगा, टी जो है वो टी क्रिटिकल हो जाएगा, और टू आर टी सी डिवाइड बाई बी सी माइनस वी का क्यूब, ठीक है, माइनस 6a डिवाइड बाई बी सी की पावर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इसको भी हम जीरो स्लोप में पुट करेंगे, क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू माइनस वाली इधर आ जाएगी, तो क्या बचा यहाँ पे, टू आर टी सी डिवाइड बाई बी सी माइनस वी का क्यूब, और इक्वल्स टू 6a डिवाइड बाई बी सी की पावर 4, ठीक है। इतना निकल के आ गया। अब मुझे आर टी सी निकालना है, आर टी सी निकाला मैंने, तो जब आर टी सी निकाला, यहां से वैल्यू क्या आ गई, 3a डिवाइड बाई बी सी की पावर 4, और बी सी माइनस वी का क्यूब। ये इक्वेशन आ गई मेरी बी इक्वेशन, और ए और बी को, ए इक्वेशन बी को बराबर कर देंगे, तो मेरा फॉर्मूला नया बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इधर था क्या था, 2a अपॉन बी सी का क्यूब इक्वल्स टू, नहीं
ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो था ना वैल्यू आर टी सी बी माइनस समथिंग, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, इसके साथ था मल्टीप्लाई में था वी सी माइनस वी का स्क्वायर इजिकल टू 3a अपॉन वी सी की पावर 4 इंटू वी सी माइनस वी का क्यूब। ठीक है, इससे तो एक ये कट जाएगा, एक 3 से एक ही कट जाएगा, क्या बचा 2 बी सी, और एक ए से ए भी काट दो, ए कट जाएगा। ठीक है, तो 2 बी सी यही बचा यहाँ पे, क्योंकि इसका वी सी किधर चला जाएगा ना, और यहाँ बचा 3 बी सी माइनस वी। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये v की जो वैल्यू आएगी ये वी सी बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, इस वी सी बाई 3 की वैल्यू जब यहां पुट कर दोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को पहले तो पुट करो, पुट इक्वेशन ए में, इस वैल्यू को पुट इक्वेशन ए में करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, यहां एक वैल्यू निकल के आएगी 8a बाई 9 VC और TC। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन निकल के आएगी, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद अब यही वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, ये आर की वैल्यू निकलेगी, बी की वैल्यू, तो यहां से ए निकल के आ जाएगा 3 TC VC का स्क्वायर। और ये सब एसएससी पूछ चुका है बेटा, सारी की सारी वैल्यू वो पूछ चुका है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो रही तो बोलो, कोई पॉइंट ऐसा ही समझ में ना आ रहा हो। क्लियर हो रही सभी को ना? चलिए, अब सब वैल्यू उठा के जब पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू निकल के आई थी 3 TC VC का स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो वन डबल इक्वेशन में, VC का स्क्वायर, क्या बचा बी माइनस वी सी बाई 3 इक्वल्स टू 8/3 TC VC इंटू T डिवाइड बाई TC। ठीक है, डिवाइडिंग बाई TC एंड VC, तो ये बन जाएगा हमारा, ये रह जाएगा P अपॉन PC प्लस 3 TC VC का स्क्वायर डिवाइड बाई TC VC का स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा V अपॉन PC माइनस VC अपॉन 3 VC इज इक्वल टू 8/3 TC VC TC मल्टीप्लाई T। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, VC से VC कट जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी P अपॉन TC, ये बन जाएगी पीक ER, क्या बन जाएगा ER। ठीक है, तो मेरे पास नई वैल्यू आ गई, यहां लिख देता हूं इसी के साथ 3 अपॉन VR का स्क्वायर, और एक इक्वेशन बची 3VR माइनस के 1 इज इक्वल टू 8TR। बेसिकली ये एसएससी का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी गई है ये सिर्फ मतलब है हमारा इससे गेट वाले बच्चों से। ठीक है, चलिए इसी को हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमने लिखा था PV इज इक्वल टू MRT, इसी को अगर हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू ZRT,
वेयर जेड जो है वो है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम एस प्रेडिक्टेड बाई आइडियल। ठीक है, इसी को बोलते हैं, या जेड को सिंपल बोल सकते हो कंपैरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, एसएससी ने बहुत बार पूछा है। और जेड जो है वो डायमेंशनलेस है। क्या है? डायमेंशन। एक तो डायमेंशनलेस है। अगर इसकी वैल्यू z बराबर 1 लिखी हुई है, बहुत बार पूछा एसएससी ने, z बराबर 1 है, z बराबर 1 है, ठीक है, तो ये सभी गैसों के लिए आइडियल गैस फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर z की वैल्यू ग्रेटर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेटर 1 कह लो या लेस देन 1 कह लो फॉर रियल गैसेस के लिए। ये भी एसएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, कभी कभी इसका एक डायग्राम दे देता है, सिंपल सा डायग्राम है जेड और क्रिटिकल प्रेशर के लिए। तो सारी वैल्यू यहां से इस तरीके से इस तरीके से ग्राफ बना होगा। तो सारी वैल्यू जो है यहाँ 1 है फॉर आइडियल के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो। चलिए, अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। हमने लिखा था P इज इक्वल टू A अपॉन V और V माइनस V इज इक्वल टू RT। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में करना, जो ओनली फॉर गेट के लिए बेटा, N अपॉन V। ठीक है, वही गैस लिखी हुई है, V माइनस के एन वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जोड़ दिए, नंबर ऑफ मोल जोड़ दिए, ठीक है, इंटू आर। तो N अपॉन बी ये बन गया करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर टू काउंट फॉर इंटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन। ठीक है, और एन वी जो है, ये वी जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम है। ये क्या है? ये एक्चुअल वॉल्यूम है। क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ये जो है एन वी करेक्शन फैक्टर, ये जो है करेक्शन फैक्टर टू काउंट फॉर फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मेरी बात क्लियर हुई। और ये सिर्फ गेट के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए? गेट वालों के लिए बेटा, ओनली गेट। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है बोलो, यहाँ तक नोट करके चलिए बेटा। नोट कर लिया सबने? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जूल थॉमस कोफिशिएंट की, या जिसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले भी हम बात कर चुके हैं,
थ्रॉटलिंग प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, क्या है बेसिकली ये सब। चलिए तो बात करते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, या इसको बोला गया जूल थॉमस इफेक्ट, जिसको हम जेटी से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस या इरिवर्सिबल। हमने क्या कहा कि एक हमने तो फिक्स जगह पर एक जाली लगा दी, मतलब, और इसको हमने इंसुलेट कर दिया। क्या कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया। क्या लगा दी, जाली लगा दी। आटा छानने वाली चलनी देखी ना, वो वाली जाली लगा दी, बहुत छोटे छोटे बोरस ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हमने प्रेशर मेजरमेंट लगा दिया और थर्मोमीटर लगा दिया। ठीक है, जो T1 दिखाएगा, टेम्परेचर T1 दिखाएगा। यहां पर भी हमने मेजरमेंट लगा दी, ये T2 दिखाएगा, और ये थर्मोमीटर थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ये मेरा T2 दिखाएगा। ठीक है, अगर मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इधर हाई प्रेशर P1 रहा हुआ, इधर लो प्रेशर P2 रहा। मेरी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो अब फॉर एसएफई अब सबको पता है, लगाना भी जानते हैं। तो जब इंसुलेट कर रहा है तो हीट जीरो, कोई भी रोटरी, कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, तो ब्लू जीरो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब क्या है, वो जीरो है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? अगर ये डायग्राम, इसी को अगर हम डायग्राम में शो करें, इसको बोलते हैं टीपी डायग्राम, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम। अब यहां क्या हुआ कि एक हमने जब यहां से फ्लूइड फ्लो होगा तो इसमें बहुत सारी पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, और जो जीरो से मैक्सिमम तक जाएंगे। ठीक है, इस पर हमने कुछ कर्व कंसीडर कर लिए। क्या कर लिए, कर्व कंसीडर कर लिए। ठीक है, क्या कर लिया, कर्व कंसीडर कर लिए। अगर हमने कहा, इसको बोलते हैं, ये जो कर्व है, पॉइंट है, ये जो कर्व आ रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्जन कर्व नाम दिया गया है। अगर क्या दिया गया है, इन्वर्जन कर्व। अगर ये वैल्यू ग्राफ के अंदर रहती है, न्यू जे टी, इसको बोलेंगे हम कूलिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, कूलिंग रीजन बोल दिया, कूलिंग सिस्टम लोग। अगर ये इसके बाहर रहती है, न्यू जे टी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसको बोलेंगे हीटिंग रीजन। क्या बोलेंगे, हीटिंग रीजन। और यहां से जो पॉइंट ये गया, इसको मैक्सिमम मैक्सिमम इन्वर्जन कर्व पॉइंट बोलेंगे, मैक्सिमम इन्वर्जन कर्व पॉइंट। इतनी बात क्लियर हुई? इसको क्या बोलेंगे, इन मैक्सिमम इन्वर्जन कर्व पॉइंट बोलेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो जब ये डिफाइन किया गया था तो हमने बोला कि जब एंथैल्पी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जा रही है, इसका मतलब एंथैल्पी मेरी कांस्टेंट होगी, H1 बराबर H2। इसका मतलब है Cp T1 बराबर Cp T2, इसका तो यही मतलब हुआ ना। लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं T1 बराबर T2, ये कैसा है, ये आइडियल ही बेटा, आइडियल कंडीशन की बात है। जबकि T1 नॉट इक्वल टू T2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, हमेशा लॉसेस होंगे, तो लॉसेस का मतलब लॉस होंगे, तो बाहर जब लॉस होंगे आउटपुट में,
तो टेम्परेचर हमेशा ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन आइडियली प्रोसेस बोलते थे, आइडियली हम बात करें जो भी कर रहे हैं वो आइडियली गैस एंथैल्पी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब एंथैल्पी कांस्टेंट है तो मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ किसका है, टेम्परेचर का है, ठीक है। चलिए, अगर हमने बोला इसको म्यू इज इक्वल टू म्यू जे टी, इसकी स्लोप निकालेंगे तो टी की डायग्राम है, तो डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा पी। और किसकी बात करें, एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी इज कांस्टेंट। अगर एंथैल्पी फॉर जीरो है तो उसको बोलेंगे आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन। मेरी बात मान लो भाई, इसको क्या बोलेंगे, आइडियल कंडीशन। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो बेटा, ठीक है। चलिए, कुछ पॉइंट जान लेते हैं इन्वर्जन पॉइंट्स के। अगर म्यू बराबर जीरो है, कॉल्ड inversion temperature for a given pressure। अगर म्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उसको बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज विद थ्रॉटलिंग, ठीक है। अगर म्यू जो है अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है किसके साथ, थ्रॉटलिंग के साथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करते चलिए। कितना नोट कर लीजिए बेटा, इसके यूज जरूर लिख लीजिए, इसके यूज कहाँ कहाँ पे हैं। पहला पॉइंट, डिटरमाइन स्टीम कंडीशन, मतलब आपकी स्टीम किस कंडीशन में है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करो, ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ टरबाइन, क्या करता है, कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ टरबाइन। अगर टरबाइन की स्पीड ज्यादा हो गई, फ्रैक्शन ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो हमें स्टीम टरबाइन में एक लिमिटेड ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए, इसकी भी डिटेल हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो सबको। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट जो एसी में और फ्रिज में कूलेंट इस्तेमाल होता है तो रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट फॉर डिक्रीज प्रेशर ऑफ द refrigerant before enter the evaporator। एवोपरेटर जाने से पहले वो अपना टेम्परेचर क्या करता है, कूल करता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, इतना नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो, नहीं आ रही है दोस्तों, चलिए नोट करके चलिए। हो गया सबका। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासेस क्लैपेल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये पूछा गया था क्लासेस क्लैपेल इक्वेशन जो है वो किसको डिफाइन करती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना वो स्लोप को डिफाइन करती है, दूसरा लेटेंट हीट को डिफाइन करती है, ठीक है, तीसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन करती है।
तो ये सारे पॉइंट पूछे गए थे, एसएससी ने कई बार पूछे हैं, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसकी एक इक्वेशन भी थी, वो भी पूछ ली गई थी, ठीक है। तो यूज थिंग मैक्सवेल रिलेशन, एक हम मैक्सवेल का रिलेशन पूछेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। और मैक्सवेल रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। क्या करेंगे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का यूज करेंगे। आगे बात करेंगे, आगे लेक्चर में ये है सारी चीजें कि कैसे निकालते हैं इसको। तो ये फंक्शन था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी सफिक्स में वॉल्यूम, और डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वी सफिक्स में टेम्परेचर। इसको बोलते हैं हम मैक्सिमल रिलेशन, मैक्सिमल रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ स्टेट चेंज होगी, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट saturation liquid to saturation वेपर, ठीक है। कन्वर्ट करें, लेकिन मेरा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने क्या किया कि हम जानते हैं we know that डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता था, टीडीएस। आई वही है, तो डेल्टा एस को ऐसे लिख सकते हैं, एच डिवाइड बाई टी। तो जो एंथैल्पी लिखेंगे वो एच एफ जी लिखेंगे डिवाइड बाई टी। एंथैल्पी मतलब लेटेंट हीट, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू वहां पुट कर दी है, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी स्लोप में क्लासिकल ऑपरेशन बना रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एस जी माइनस एस एफ। जी मतलब गैस है, एफ मतलब हमारा फ्लूइड है, ठीक है। और ये हो जाएगा वी जी माइनस वी एफ। इसकी जगह पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एस जी माइनस एस एफ लिख सकते हैं इसको। तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा एच एफ जी डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, वी एफ जी इंटू टी। तो मेरी क्लासेस क्लैपेड इक्वेशन बन गई, डेल्टा टी डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एच एफ जी डिवाइड बाई टी वी एफ जी। बहुत बार एसएससी ने इसको पूछा हुआ, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो हो, ये मेरी बन गई। अब लिख लो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या बन गई, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बन गई। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए आप सब लोग बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट जान लेते हैं, तो नोट करके लिख लीजिएगा बेटा आप लोग। पहला पॉइंट, स्लोप। वैसे तो हम बात कर चुके हैं, पहले दिखा चुके हैं कि किसको डिफाइन करती है, लेकिन दोबारा लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ सैचुरेशन कर्व ऑन पीटी डायग्राम, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा, नहीं तो फिर हम आगे चलें। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पर। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो यूज हुआ था वो बेसिकली फ्री एनर्जी के लिए यूज हुआ था, अवेलेबल फॉर वर्क यूजफुल ऑपरेंट फ्रॉम क्लोज सिस्टम। जब भी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पूछा जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा वो क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है। हम जानते हैं बाई फर्स्ट लॉ, बाई द फर्स्ट लॉ, क्या कहता था फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, यही तो था। डेल्टा क्यू को
ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ U2 माइनस U1 प्लस DW। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। तो अगर मैं इधर इसको W को इधर ले जाऊंगा, W मैक्स निकालूंगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू प्लस U1 माइनस U2। क्या हो जाएगा, ये क्या U2 मल्टीप्लाई हो गया, तो U1 माइनस U2 हो गया। ठीक है, और डेल्टा क्यू को क्या रख दिया हमने, TDS रख दिया। डेल्टा क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, TDS रख दिया। तो W मैक्स T S2 माइनस S1, डेल्टा S को S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, प्लस U2 माइनस U1, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा T S2 माइनस T, ये T जो है इसके साथ S2 हो जाएगा, इसके साथ 1 हो जाएगा, तो ये S1 प्लस U2 माइनस U1। अब इसको अलग अलग ले लेते हैं, तो U1 माइनस T1 S1 एक साथ लिख लिया, माइनस निकाल लो, तो माइनस ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो U2 माइनस T2 S2। मेरी बात क्लियर हुई। और इसको एक हिस्से को बोल दिया A1, इसको बोल दिया A2, तो W मैक्स A1 माइनस A2। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं U माइनस TS, कॉल्ड टोज फंक्शन। क्या बोला, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन बोला। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SST में तो समझ लीजिए भर भर के पूछा हुआ है, भर भर के पूछा हुआ है। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, भर भर के पूछा गया है। अब बात करेंगे गिब्स फंक्शंस। गिब्स फंक्शन जो यूज होता है वो फ्री एनर्जी के लिए यूज होता है। ठीक है, और फ्लो प्रोसेस में, ठीक है, यूज करने के लिए होता है। जैसे हमने बोला प्रोसेस एंटर वर्क PV एंड एग्जिट PV, जितना एंटर वर्क होगा उतना ही एग्जिट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको चाहो तो ये P1 V1 और एग्जिट P2 V2 सबसे अच्छा रहेगा। तो W मैक्सिमम जो हमारा इस फंक्शन में रहेगा, तो W मैक्स रहेगा, W मैक्स वो फाइंड होगा W वर्डन ऑफ द सिस्टम। और ध्यान से रखिएगा, ये पूछा गया एसएससी ने, सिस्टम माइनस W ऑफ सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो W मैक्स इक्वल्स टू, सिस्टम का तो अभी निकाल सकते थे U1 माइनस U2 और प्लस T0 S2 माइनस S2। ठीक है, माइनस वर्डन ऑन द सराउंडिंग P2 V2 माइनस P1 V1, बस इतना ध्यान रखना है। इसको एक साथ लिख लेंगे, तो ये हम ले आएंगे एक साथ, U1 प्लस P1 V1 माइनस T0 S1। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ से हटा दी है, डायरेक्टली लिख दिया इसको। अगर किसी को दिक्कत आए तो पूछ लेगा, P2 V2 माइनस T0 S2। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया H, यानी कि H माइनस T1 S1 और माइनस H2 T2 S2। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, शायद कट जाए यहाँ से, तो मैं इसको लिख देता हूँ H1, क्या बचा मेरे पास, H1 माइनस T1 S1 और बचा माइनस का H2 T2 S2। इसी एक हिस्से को बोला हमने, एक हिस्से को बोल दिया G1 और एक हिस्से को G2, इसी को बोलते हैं गिब्स फंक्शन। तो W मैक्स क्या आ गया, G1 माइनस G2 और H माइनस T इंटू S, इसी को बोला गया था
gives function। चलिए इतना नोट हो गया सबका, नोट करके चलिए बेटा। चाहे गेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी हो, ये पूछा ही पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर। क्या सबका नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम जो छोड़ दिए थे, हमने सबसे पहले हमको ये करना चाहिए था जो हमने छोड़ दिया था, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम जान लेते हैं। मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन जो यूज होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल रिलेशन जब भी आए तो पहला पॉइंट ये यूज होता है इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसके यूज होता है? थर्मो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एसएससी पूछ चुका है कि थर्मल रिलेशन किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इस नाम से आ जाएगा, बात एक ही है, केमिकल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये चार रिलेशन है। कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, और इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला जो यूज कर रहे हैं हम, बाय द फर्स्ट लॉ हमने सबने पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो सभी ने पढ़ा है ना बेटा। चलिए, तो इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लॉ से। चलो, यहां से फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन यूज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। तो बाय द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा, क्या था हमारे पास, डेल्टा क्यू इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। ये आपको कभी भी बुक में समझ में नहीं आएगा इतने आसानी से, तो बड़ा केयरफुली समझिएगा। अच्छा बेटा, इसको हम तोड़ सकते हैं टी डी एस में, ठीक है। इसको तोड़ सकते हैं, इसको मत तोड़ो, डेल्टा यू में, तो इसको तोड़ सकते हैं टी इंटू डी में, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख लो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू टीडीएस माइनस का पीडीवी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो डेल्टा यू के साथ लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट उठा लो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उठा लिए। कलर चेंज कर लें, उठा लो। तो मैंने एक यू एस और वी उठा लिया, ठीक है। इसको पार्शली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। करो, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा एस, कांस्टेंट वॉल्यूम जो उसके साथ रह गया, ये जो रह गया वहां कांस्टेंट वॉल्यूम लगा दो, इनटू डेल्टा एस, बात खत्म, प्लस। अब इसको कर रहे हैं, तो डेल्टा यू डेल्टा वी, ये जो रह गया यहाँ, इसको यहाँ लगा दो, दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं। साथ में क्या बच गया, जो लिखा हुआ है उसका डेल्टा वी लिख दो। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर लो। जब इसको कंपेयर करोगे तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कट जाएगा, यहाँ डेल्टा वी, यहाँ क्या बचेगा, टी के साथ क्या बचेगा, टी के साथ मेरा बचा, टी के साथ बचा मेरा
डेल्टा यू ई के साथ क्या बचा, डेल्टा यू डेल्टा एस और मेरा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा बचा मेरा माइनस पी, और यहां से वी से वी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा वी, और यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट चल ही रहा था, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई। इसी को हम दोबारा जो इक्वेशन हमारी निकल के आई है, ये जो निकल के आई है, ये सारी जो निकल के आई है, इनको हम दोबारा, अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां तक आ गए, बहुत इजीली आ गए, ठीक है। हमने कंपेयर कर दिया डेल्टा भी, ये सब कंपेयर करने के बाद निकल गई वैल्यू। अब हम इसको जो टी लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये जो सफिक्स में लिखा है वी, ठीक है। और क्या बचेगा यहां पर, देख दो, तो डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा वी, और सफिक्स में क्या लिखा हुआ है, क्या बचा, मैंने इसको साथ ले लिया, क्या बचा, एंट्रोपी बचा, उसको यहां लिख दो, एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस इक्वल्स टू क्या बचा, टी स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा वी और डेल्टा एस। दूसरा वाला क्या था, माइनस डेल्टा पी डेल्टा एस, क्या बचेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम बचेगा, बराबर क्या बचा, डेल्टा स्क्वायर यू और डेल्टा वी और डेल्टा एस। तो मेरा एक रिलेशन निकल के आ गया, डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा वी एंट्रोपी कांस्टेंट बराबर माइनस का डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा एस वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस। ये मेरा पहला मैक्सवेल रिलेशन आ गया, बहुत ही सिंपल है, रटने की कोई जरूरत नहीं, कहां से निकल के आ गया ये सब मैंने बता दिया। फिर दूसरा रिलेशन जो हम निकालेंगे, दूसरा जो रिलेशन है हमारा, जो है हम जानते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी सबको पता है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख दो, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू प्लस वीडीपी, डिफरेंशिएट करके यही तो आएगा, ठीक है। डेल्टा एच इसको क्या आएगा, टीडीएस प्लस वीडीपी। अब हम उठाना क्या है, एक तो एंथैल्पी उठानी है, एस उठाना है, पी उठाना है, रटना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। उठा लो, क्या क्या उठाना है, मैंने एच उठा लिया, साथ में क्या एस और टी उठा लिया, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। पार्शियल इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच डेल्टा एस, और यहां क्या बच रहा है, कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एक्स प्लस, थोड़ा नेक पतला कर ले, बहुत ज्यादा पेज गड़बड़ा है मेरे, ठीक है, कोई नहीं, इतना कर लेते हैं। चल यहां तक आ गए, फिर यहां लिखो डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा पी, क्या बच रहा है, यहां बचा एंट्रोपी कांस्टेंट और डेल्टा पी, इक्वेशन ये आ गई सेकंड। तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, और ये इक्वेशन मैंने बोल दी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को कंपेयर कर लो, करो कंपेयर, जरा बताओ बेटा। चलो इतना हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इनको दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक वैल्यू तो आएगी T इज इक्वल टू डेल्टा एच डेल्टा एस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक तो ये बचेगी। दूसरा बचेगा मेरे पास
P इज इक्वल टू डेल्टा एच और डेल्टा पी और क्या बचा है एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इस टी को इस जो लिखा हुआ सफिक्स में इसके साथ कंपेयर मतलब डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे, एक तो डेल्टा टी और डेल्टा टी डेल्टा पी ये मेरे साथ लिख गया। अब मेरे साथ बचा क्या, ये सफिक्स में एंट्रोपी बची, इसको यहां लिख दो। और ये क्या बच गया, डेल्टा स्क्वायर एच डेल्टा एस और ये डेल्टा पी। ठीक है, ऐसे इसको यहां लिख देंगे डेल्टा वी और डेल्टा एस जो सफिक्स में लिखा हुआ है, क्या कि जो यहाँ बचा लिखा हुआ है बटे में, इसको यहाँ कांस्टेंट प्रेशर लिख दो, रटना कुछ नहीं है। डेल्टा स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल्टा एस और डेल्टा पी। तो दूसरा रिलेशन मेरे पास बन गया डेल्टा पी इक्वल्स टू एंट्रोपी कांस्टेंट बराबर डेल्टा वी डेल्टा एस प्रेशर कांस्टेंट। तो एक रिलेशन मेरे पास, दूसरा ये आ गया। ठीक है, यहां तक नोट करिए बेटा, क्लियर हो गई तीसरी बात। चलिए, दो रिलेशन मेरे फाइंड हो गए। नेक्स्ट रिलेशन, तीसरा जो रिलेशन फाइंड होगा, जो तीसरा है वो यूज करेंगे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। क्या यूज करेंगे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। हम जानते हैं एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख लो, डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस और इसके इक्वल टू माइनस एस डेल्टा टी। पहले वाले को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरे को छोड़ के पहले वाले का डिफरेंशिएट, ये सब हमने पढ़ा हुआ हाई स्कूल में। ठीक है, अब ये आप देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डी वी। तो डेल्टा यू को मैं इस तौर पे लिख लूं बेटा, टी डी एस और माइनस टी डी वी इधर चला जाएगा ना, माइनस टी डी वी। इस ये डेल्टा यू लिखा हुआ है इसके यहाँ पुट कर दो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में, तो डेल्टा एफ ये हो जाएगा टी डेल्टा एस माइनस टी डी वी और माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा एल। तो क्या कट जाएगा, टी डेल्टा एस कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास, ये दो चीजें बची। एक तो बचा मेरे पास डेल्टा एफ इक्वल्स टू माइनस का पी डी वी माइनस का एस डेल्टा टी। ठीक है, तो जो फंक्शन बचा, एक तो मैं इसको उठाऊंगा, एक ही डिफरेंशिएशन लिखा है इसको उठाऊंगा, क्या बचा वी और टी उठा दिया मैंने। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं। ठीक है, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूं। ठीक है तो इसको डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा एफ, हो जाएगा डेल्टा एफ इक्वल्स टू डेल्टा एफ डिवाइड बाई डेल्टा वी और क्या बचा यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल्टा वी पूरा लिख दिया, प्लस डेल्टा एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्या बच गया, अब वॉल्यूम बच गया तो वॉल्यूम लिख दो और ये डेल्टा टी। इस इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जब दोनों को कंपेयर करेंगे, तो अगली पेज पर जा रहा हूँ, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये मेरे पास बचेगा, एक तो माइनस का पी बराबर डेल्टा एफ डिवाइड बाई डेल्टा वी और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, एक तो ये बच गया। दूसरा बचेगा मेरे पास माइनस का एस इक्वल्स टू डेल्टा एफ डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये जो हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट हो, पी को टी के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा पी
डिवाइड बाई डेल्टा टी, और सफिक्स में क्या बचा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या हो गया, डेल्टा एफ टी स्क्वायर, ये होगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, ऐसे ही हो जाएगा। माइनस डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वी, क्या बचा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बचा, इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल्टा वी और डेल्टा टी। तो तीसरा मेरे पास ये फंक्शन बच गया, डेल्टा पी माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा दोनों बराबर में, ठीक है। क्या बचा, डेल्टा पी डेल्टा टी और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इक्वल्स टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। ये मेरे पास तीसरा रिलेशन निकल के आएगा, किससे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। चलो इतना नोट करिए, फिर चौथा भी प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में यूज करेंगे गिव्स फंक्शन। क्या यूज करेंगे, गिव्स फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए करते हैं भाई। चौथा जो यूज करेंगे वह है गिव्स फंक्शन, ठीक है। तो गिव्स फंक्शन में फॉर्मूला हमने जाना था, क्या था हमारे पास, जी इज इक्वल में जाना था, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस, ठीक है। क्या जाना था, जी इज इक्वल टू एच, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो हो जाएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डी एस और माइनस एस डेल्टा टी, ठीक है। पहले को छोड़ के दूसरा डिफरेंशिएट, दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंस पढ़ा हुआ आपने हाई स्कूल में, ठीक है। उसके बाद हम पता था, वी नो दैट डेल्टा एच इक्वल टू क्या था, डेल्टा क्यू प्लस वी डेल्टा बी। इसको थोड़ा तोड़ दें, इसको तोड़ दें, टी डी एस और प्लस वी डी पी। ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है, ये जो इक्वेशन निकल के आई थी, इसमें पुट कर दीजिए, कर दो बेटा पुट। तो इसको ए बोल दें, कुछ ए इक्वेशन बोल दो। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डी एस माइनस एस डेल्टा टी। तो टीडीएस से टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो बचेगा, सॉरी टीडीएस ये नहीं कटेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कट जाएगा टीडीएस, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या रहेगा, ये होगा इफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या बचा, वी डेल्टा पी और माइनस एस डेल्टा टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब क्या ले लें, वही उठा लें, टी उठा लें यहाँ से, और क्या टी उठा लें, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, अगेन डी जी डेल्टा जी डिवाइड बाई डेल्टा पी, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और डेल्टा पी, ठीक है, प्लस डेल्टा जी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर लिख देंगे यहाँ पे, वैसे जहां से करते चला जाएगा, और डेल्टा टी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो वैल्यू बचेगी v इक्वल्स टू डेल्टा जी और डेल्टा पी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। दूसरी बचेगी माइनस का s इक्वल्स टू डेल्टा जी डिवाइड बाई डेल्टा टी और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों को दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो भाई तो ये हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बराबर टी स्क्वायर जी डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी। दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा पी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बराबर टी स्क्वायर जी डिवाइड बाई डेल्टा टी और डेल्टा पी, ठीक है। जब इनको कंपेयर करके हटाएंगे, इन दोनों को करेंगे सेम है, क्या बचा मेरे पास, एक तो बचा
डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक बचा माइनस का डेल्टा एस डेल्टा पी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, ये आ गया मेरा चौथा मैक्सवेल रिलेशन। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बोलो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, कोई बात ऐसी जो समझ में ना आ रही हो। चलिए टॉपिक को इतना ही रखते हैं यहाँ पर, इसके कुछ टॉपिक और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा सभी लोगों के लिए। पहले आप इतना लोग पढ़िए सब लोग, किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और सेशन को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि जो आप लोग देख रहे हैं सभी बच्चों को फायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।